हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का जीवन कोचिंग सेंटर आजमगढ़ के इस ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत है। आज हमारा जो फिजिक्स का पार्ट है वो एक नया टॉपिक है। उस नए टॉपिक का जो नाम है बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं आपका। वर्क एनर्जी एंड पावर, ये टॉपिक आपका है। इससे क्वेश्चन मिलता है कंपटीशन के, किसी भी कंपटीशन का अगर साइंस से पूछता है, जनरल साइंस से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे एक क्वेश्चन आपका पक्का बनता है। हम बात करेंगे वर्क की। वर्क क्या होता है? वर्क मीन्स कार्य क्या है, इसके बारे में जब हम डिस्कशन करेंगे तो सबसे पहले हम फोर्स का जो है थोड़ा सा हम फोर्स की बात कर लें, बल की बात कर लें, क्योंकि अगर बल रहेगा तो ही वर्क होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो फोर्स क्या है? फोर्स वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है या ले जाने का प्रयास करता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, किसी वस्तु के अवस्था परिवर्तन, अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर तो वस्तु का अवस्था परिवर्तन होना जरूरी है। अवस्था परिवर्तन अगर नहीं हो रहा है तो फोर्स उस पर लागू नहीं हो सकता। या एक तरीके से हम कह सकते हैं, ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर हम फोर्स लागू करते हैं, ऐसे फोर्स अप्लाई किया, बोर्ड ऐसे ही पड़ा हुआ है तो आपका बल तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पर हम कह दें कि कार्य हुआ नहीं हुआ। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि आप एक मजदूर के तौर पर कहीं वर्क कर रहे हैं और सर पर बोझ जो है लिए खड़े हैं और काफ़ी देर तक खड़े हैं, तो आपको क्या लगेगा कि काफ़ी देर तक जब खड़े हैं, कहीं जो है आप गए ही नहीं उस बोझ को लेकर के, तो क्या होगा? वर्क नहीं होगा। तो वर्क के लिए ज़रूरी है, देखिए कार्य जो होता है, कार्य को W से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। कार्य जो होता है बल इनटू डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अब जैसे एग्जाम्पल थोड़ा समझिएगा, एक ये रोड है, एक रोड है, इस रोड पर यह एक जो है कोई टुकड़ा रखा गया है। अब इस पर मान लीजिए इस टुकड़े का मास है स्मॉल m, हमने क्या किया, इस पे फोर्स अप्लाई किया, इस पे क्या किया? फोर्स लागू किया है। अगर फोर्स जो होगा इस आधार से, जो सड़क से अगर आपका एंगल कुछ बनाएगा, थीटा भी बनाएगा, तो होगा क्या कि फोर्स जब हमने इस पे अप्लाई किया है, फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है। अब ये जो वस्तु है, ये जो वस्तु रखा गया है, ये वस्तु यहाँ पर स्थित है, ये पॉइंट है। यहाँ से फोर्स लगने के बाद अगर इस पोजीशन पे आ जाता है, यहाँ पर आ गया, ये स्मॉल m मास का ये पिंड है, यहाँ पे फोर्स हमने अप्लाई किया और यहाँ से विस्थापन हो करके यहाँ पोजीशन इसकी हो गई, मीन्स ये B पॉइंट पर हो गई। तो आपको देखने से पता चलता है कि पहले A स्थिति थी, यहाँ पर इसका स्थिति था, लेकिन अब कहाँ पर चला गया? B पे पोजीशन पे चला गया। इसका मतलब A और B के बीच में कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। इस डिस्प्लेसमेंट को ही हम जो है D से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स लागू किया गया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फोर्स जिस डायरेक्शन में लागू किया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब समझिए, चूँकि ये आपका वस्तु जो है, जो फोर्स लागू किया गया है, इस पर फोर्स अप्लाई किया गया है, ये जो फोर्स लगाया जा रहा है,
ये आधार से कुछ एंगल पे लग रहा है, तो अब इसी फार्मूले का एक और रूप हो जाता है एफ इंटू, क्रॉस नहीं रहेगा, इंटू रहेगा, इंटू डी कास थीटा, इंटू डी कास थीटा। क्रॉस नहीं रहेगा, ये डॉट रहता है, क्योंकि क्रॉस हो जाएगा तो सदिश हो जाएगा, चूंकि कार्य सदिश राशि नहीं है। तो ये हो गया। अब पोजीशन यहाँ पर आपकी थोड़ी सी कुछ कंडीशन आएंगी, कुछ कंडीशन ये आएंगी कि ये जो एंगल फोर्स, जिस एंगल पे आप लागू कर रहे हैं, जिस एंगल पे फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, वो एंगल डिपेंड करेगा वर्क पर। अब देखिए कैसे ये चेंज कर रहा है। यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर 0 डिग्री हो रहा है, 0 डिग्री का मतलब एकदम हम आधार, जो आधार है इसके पैरेलल लगा रहे हैं, इसके पैरेलल समानांतर लगा रहे हैं उस वस्तु पर फोर्स, तो उस कंडीशन में वर्क आपका अच्छा खासा होगा, एफ इंटू डी सबसे ज़्यादा होगा, यानी आप कह सकते हैं मैक्सिमम होगा। ठीक है। सेकेंड पोजीशन होगा, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री पर हम लगा रहे हैं, उस कंडीशन में जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए ये कास हो जाएगा 90 डिग्री, कास 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है 0 होता है, तो ये पूरे फैक्टर को ही 0 कर देगा। भाई अगर वस्तु रखी गई है यहाँ पे, वस्तु यहाँ पे रखी गई है, इस पे 90 डिग्री हम लगाते हैं, ऊपर से लगाएंगे, नीचे जाने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि एक सड़क है, सड़क के ऊपर हम फोर्स अगर वस्तु के ऊपर लगाएंगे तो वहीं रुकेगी, कार्य हो भी नहीं करेगा, इसलिए जो हो जाएगा आपका मिनिमम हो गया, मिनिमम आपका ये कार्य हो गया। ठीक है। थर्ड कंडीशन एक और बनती है कि यदि, भाई थर्ड में कई ठो आ जाते हैं, 0 से हम ऊपर बढ़ते हैं, 30 आएगा, 45 आएगा, 60 आएगा, हम 45 लेते हैं। यदि थीटा इक्वल टू 45 एंगल पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं, उस कंडीशन में जो कार्य होगा वो एफ इंटू डी कास थीटा, यानी कास 45 की वैल्यू होती है 1/√2, यानी ये हो जाएगा एफ इंटू डी अपान √2। ये आपका वर्क होगा, यानी सबसे ज़्यादा वर्क आपका 0 डिग्री पर होगा, सबसे कम जो होगा 90, कम का मतलब एकदम मिनिमम 90 डिग्री पर होगा, और इन दोनों के बीच जो वर्क चलेगा वो आपका जितने भी इन 90 और 0 के बीच हम एंगल लेंगे उन दोनों के बीच में चलेगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम कार्य को थोड़ा सा और आगे चलते हैं, वर्क के बारे में थोड़ा सा और हम चलते हैं। देखिए वर्क जो होता है, कार्य क्या है, कार्य एक अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है, ये पहला पॉइंट बना। ठीक है। कार्य आपका SI या MKS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर या जूल होता है। आपका एक प्रश्न और यहाँ से बन सकता है, CGS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, आपका हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर या अर्ग होता है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट होता है, कभी कभी पूछ देता है अर्ग किसका मात्रक होता है। ठीक है। एक पॉइंट और आएगा, कार्य का
कार्य का बीमा क्या होता है? तो बीमा होता है ml2t-2 होता है। ठीक है, कार्य से संबंधित ये चीजें होती हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न आपसे पूछेगा या आप सोचो, क्या कभी कार्य जो होता है वो निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा? कार्य ऋणात्मक होता है? नहीं, कार्य क्या होगा? हमेशा धनात्मक होगा। कार्य हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये सारे पॉइंट कार्य से संबंधित है। इतने ही पॉइंट से क्वेश्चन अगर वर्क से पूछ रहा है तो आपका आएगा, इससे अधिक नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे। कार्य हमारा हो गया, अब हम चलेंगे एनर्जी की बात, ऊर्जा पे हम चलेंगे। ऊर्जा क्या होता है? चलिए ऊर्जा की हम बात कर लेते हैं, एनर्जी की। ऊर्जा, ऊर्जा क्या है? ऊर्जा का जो डिफिनेशन होता है वो जरा देख लीजिए। इसका डिफिनेशन जो होता है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ये आपका डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन क्या क्लियर कर रहा है? ऊर्जा का कह रहा है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्षमता यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपेसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना कैपेसिटी हो। हर एक व्यक्ति की, हर एक मशीन की कार्य करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। एक बच्चा जो वर्क करता है उसकी क्षमता अलग होगी, एक नौजवान व्यक्ति काम करता है, कार्य करता है, उसकी जो है ऊर्जा की जो क्षमता होगी वो अलग होगी। एक एडल्ट व्यक्ति जो एकदम बूढ़ा व्यक्ति है उसका अगर हम बात करें तो वो आपका कार्य जो है करेगा, कार्य करने की जो क्षमता होगी वो अलग होगी। हर लोगों की अलग अलग क्षमता होती है, एक जैसे क्षमता नहीं हो सकती। वैसे ही मशीनों की, अब जैसे एक मशीन होता है आपका, या एक मोटर की बात कर लेते हैं। एक मोटर होता है 1/2 आधा हार्स पावर की, आधा हार्स पावर वाले क्षमता, यानी उसका क्षमता कम होगा। उससे आगे बढ़ेंगे 1 का करेंगे और बढ़ जाएगा, क्षमता हाफ की अपेक्षा ज़्यादा हो गया। फिर चलते हैं 2 में, 3 में, 5 में, तो ये आपकी क्षमता क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो हर एक मशीन की भी क्षमता अलग अलग हो सकती है। चलिए, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है? चलिए, ऊर्जा कहते हैं, ये ऊर्जा आपने क्लियर कर लिया। ऊर्जा तभी, आप ऊर्जा रहेगा तभी व्यक्ति जो है कार्य करेगा, ऊर्जा नहीं है तो आपका कार्य करने का सवाल ही नहीं चलता। अब अगर हम देखें कि पूरे इस ब्रह्मांड में या पूरे इस पृथ्वी पर ऊर्जा कितने टाइप का होता है, कितने जो है भागों में हम कैटेगराइज किए हैं, तो हम तो ये शुरू से ये जानते हैं, पहले से ये आपको पता है यही कि ऊर्जा के जो प्रकार है वो कितने टाइप का होता है, ये आपको बहुत पहले से पता है। ऊर्जा कै टाइप का होता है? ऊर्जा आप कहते हैं सर 2 टाइप का होता है, लेकिन ऐसा नहीं, ऊर्जा बहुत सारे टाइप का होता है। ऊर्जा जो होता है वो आपका, एक आप पढ़े हैं गतिज ऊर्जा, एक आपने पढ़ा है गतिज ऊर्जा, और दूसरा आपने पढ़ा है स्थितिज ऊर्जा।
एक आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है, यानी ये आपका दो ऊर्जा बहुत पहले से आप जानते हैं। हम कुछ और ऊर्जा का इसके अंदर जो है डिस्कशन करेंगे, हालांकि हम जानते दो ही हैं, लेकिन हम एक और भी कुछ करते हैं। जैसे एक होता है विद्युत ऊर्जा, एक होता है उष्मीय ऊर्जा, और आपका जब चलेंगे आगे तो मिलेगा प्रकाशीय ऊर्जा, और आगे बढ़ेंगे प्रकाशीय ऊर्जा या इसी को आप बोल सकते हैं सौर ऊर्जा। आगे और आप बढ़ते हैं तो आपको मिलता है नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। और थोड़ा सा जब आप आगे बढ़ते हैं तो मिलता क्या है आपको, और जब आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा सागरीय ऊर्जा। बहुत सारी ऊर्जा हैं, ये काइंड बहुत टाइप के हैं। सागरीय ऊर्जा हो गई, वायुमंडलीय ऊर्जा हो गई, ठीक है। ये बहुत सारे टाइप के हैं, हम इन पे थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते चलते हैं। हाँ, एक बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर ऊर्जा का मात्रक पूछता है तो वही मात्रक होगा जो कार्य का होगा, ठीक है। चाहे वो आपका एसआई पद्धति में पूछे, चाहे वो आपका सीजीएस पद्धति में पूछे, जो मात्रक जो बीमा आपका जो डायमेंशन वर्क का होगा वही आपका ऊर्जा का होगा। चाहे ऊर्जा गतिज ऊर्जा की बात करें, चाहे इनमें से किसी की भी बात करें, सेम मात्रक होगा। क्लियर है? चलिए अब एक एक चीज को थोड़ा सा हम फोकस करते चलते हैं। पहला पोजीशन है आपका गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। गतिज ऊर्जा डेफिनेशन ये कहता है कि, डेफिनेशन क्या कहता है कि किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये आपका डेफिनेशन कहता है, परिभाषा यही कहता है कि अगर कोई वस्तु गति कर रही है, यानी गतिज ऊर्जा के लिए ये आपका बांड है, ये प्रतिबंध लगा दिया कि गतिज ऊर्जा में हमेशा वस्तु गति करनी चाहिए, यानी मोशन में रहना चाहिए। किसी वस्तु में गति के कारण, जब वस्तु गति में है तो तभी उसमें क्या उत्पन्न होगा, गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम फोकस करेंगे कि जब वस्तु गति करेगा तो वस्तु के पास क्या होगा भाई, वस्तु के पास क्या होगा, वस्तु के पास क्या होगा, वेग होगा। क्या होगा भाई, गति कर रही है तो क्या होगा, वेग होगा। फिर क्या होगा, वस्तु का द्रव्यमान भी होगा, कितना वो द्रव्यमान है, ठीक है। यही दो इंपॉर्टेंट है मेन। वस्तु के पास क्या होगा, वेग होगा, वस्तु का क्या होगा, द्रव्यमान होगा, ठीक है। गतिज ऊर्जा को K से रिप्रेजेंट किया जाता है, और गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला आपका निकलता है वो निकलता है 1/2 mv²। ये आपका गतिज ऊर्जा का फार्मूला है, ठीक है। गतिज ऊर्जा का क्या फार्मूला है, K = 1/2 mv², ठीक है। अब यहाँ पे हमने कहा कि ये m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, v क्या है, वस्तु का वेग है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें, हमने कहा कि जो कार्य का मात्रक होगा वही आपका गतिज ऊर्जा का होगा, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये 1/2 तो एक नंबर हो गया, 1/2 क्या एक नंबर है, एक न्यूमेरिकल नंबर का कोई मात्रक होता नहीं, तो इसका हो जाएगा किलोग्राम,
ठीक है। वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया होल स्क्वायर, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे कि इसका मात्रक क्या हमने लिखवाया था, कार्य वर्क का। वर्क में आपका था क्या, वर्क में आपका था W = F × D था, तो ये आपका था न्यूटन, क्या था न्यूटन, और ये था आपका D, तो न्यूटन को हम कहते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये D है, D का एक मात्रक और होगा, D का M हो जाएगा, तो M का M मल्टीप्लाई करेंगे तो किग्रा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देख रहे हैं वही चीज़ आ रहा है, सेम चीज़ें हैं, तो मात्रक भी सेम होगा, डायमेंशन भी सेम होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका गतिज ऊर्जा, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम स्थितिज ऊर्जा पे चलते हैं, हम स्थितिज ऊर्जा पे चलेंगे, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं स्थितिज ऊर्जा, ये हो गया। अब हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी सेकेंड टॉपिक है, स्थितिज ऊर्जा। चलिए, स्थितिज ऊर्जा में क्या है, स्थिति, नाम से क्लियर है, स्थिति यानी किसी वस्तु के में केवल उसकी स्थिति के कारण, डिफिनेशन क्या होगा, किसी वस्तु की केवल स्थिति के कारण, स्थिति मतलब उपस्थिति, उपस्थिति, उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण, केवल प्रेजेंट, अगर वो उपस्थित है, उपस्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, केवल उसकी उपस्थिति के कारण, ठीक है। अब ये केवल उसकी स्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण क्या होगा, अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है भाई, वस्तु है तो उसके अंदर द्रव्यमान होगा। अब इसमें ध्यान आपको देना है कि ये आपका क्या है, पृथ्वी का एक पार्ट, आपका ज़मीन है, ये आपका क्या है, एक लैंड है, ज़मीन है, सड़क है, या आप कह सकते हैं जिस पर हम और आप रहते हैं उसका एक तल है। उस तल पर वस्तु रखी गई है स्मॉल द्रव्यमान की, तो वस्तु का तो भार भी होगा, स्मॉल द्रव्यमान की वस्तु है तो वस्तु का क्या होगा, भार भी होगा। जब वस्तु का भार है, इसका मतलब इस पर जो है जी यानी गुरुत्वाकर्षण बल भी काम करता है, गुरुत्वीय त्वरण भी काम कर रहा है, इसके स्थिति के कारण इसके अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। अब आपको ये ध्यान देना है, अब आपको ये ध्यान देना है कि अब हम इसको क्या करते हैं कि इस तल से, पृथ्वी तल से स्मॉल h ऊंचाई पर इसको ले जा करके हम रख देते हैं, ये स्मॉल द्रव्यमान का है। अब हम इसको तल से क्या किए, स्मॉल h ऊंचाई पर ले जाकर रख दिए, ठीक है। अब होगा क्या, जब स्मॉल ऊंचाई पर इसको रख दिए तो अब यहाँ पर क्या होगा, इसकी ऊर्जा जो होगी वो मैक्सिमम होगी। कौन सी मैक्सिमम होगी, स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये हाइट पर हो गया, और हाइट पे जब होगा तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा यानी गुरुत्व बल लगेगा, और गुरुत्व बल जहाँ लगेगा वहाँ गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा। तो आपका स्थितिज ऊर्जा जो होगी इसको हम
U से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल U से, और U इक्वल टू हो जाता है भाई m द्रव्यमान था और G इसके साथ गुरुत्वाकर्षण भार हो गया और h ऊंचाई हो गई। ये रिप्रेजेंट स्थितिज ऊर्जा को करता है। क्लियर है? स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी सेम होगा जो वर्क का होगा, डायमेंशन भी सेम होगा जो वर्क का होगा। ठीक है, आइए चलते हैं। देखिए स्थितिज ऊर्जा के ऊपर ही जो आपका पहले हम लोग बनाते थे, हाइट पे ले जा कर के, हाइट पे हाइड्रोलिक्स मशीनें जो बनाई जाती थी, हाइड्रोलिक्स जो पार्ट बनाए जाते थे ऊपर ले जा कर के, वो इसी के कारण, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा जैसे ऊंचाई बढ़ती है, इसका ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी भाई m द्रव्यमान फिक्स है, g क्या है ये भी फिक्स है, तो ये स्थितिज ऊर्जा जो हो जाती है प्रोपोर्शनली ऊंचाई की हो जाती है। ऊंचाई बढ़ने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, ऊंचाई घटने पर स्थितिज ऊर्जा घटती है। आप अपने घरों के ऊपर जो है पानी की टंकी लगाते हैं, तो जितनी उसकी हाइट रहेगी, जितनी वो ऊपर रहेगा, जितने अधिक ऊपर रहेगा, उससे निकलने वाला जो पानी का वेग है वो बहुत तेज होगा, बहुत ज़्यादा होगा। चलिए अब आगे हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत ऊर्जा या विद्युतीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? देखिए इलेक्ट्रिक आपका एक अलग पार्ट है, उस पर जब इलेक्ट्रिक का टॉपिक आएगा तो हम उस पर फोकस करेंगे। यहाँ केवल ऊर्जा की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रिक जो होता है कन्वर्ट होता है किसमें? मैकेनिकल ऊर्जा में, यांत्रिकीय ऊर्जा में। ठीक है, और यांत्रिक ऊर्जा से हम मैकेनिकल ऊर्जा में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ठीक है, तो विद्युतीय ऊर्जा जो होता है ये आपका, जैसे विद्युतीय ऊर्जा क्या होता है कि हम किसी वायर के अंदर जो है करंट फ्लो कराते हैं, किसी वायर के अंदर करंट फ्लो कराते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी तो वन प्लेस से सेकंड प्लेस तक जाता है, तो उनके बीच जो कार्य करना पड़ता है भाई, करंट को चलने के लिए एक वायर के अंदर जो कार्य करना पड़ता है, क्योंकि उस वायर के अंदर भी बड़ी सारी रुकावट होती है, रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, उस रुकावट के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है वो आपके ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, उसमें ऊर्जा, जो ऊष्मा के कारण आपको ऊर्जा मिलता है। ठीक है, फिर आपका है नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी जो होता है, बहुत बड़ा ये जो न्यूक्लियर एनर्जी आज के समय में बहुत आगे चल रहा है। जो विकसित देश हैं वो आपका जो एनर्जी लेते हैं वो नाभिकीय ऊर्जा से लेते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी से लेते हैं। न्यूक्लियर एक तैयार कर लेते हैं, उस न्यूक्लियर की सहायता से बड़े सारे जो है पावर हाउस चलाते हैं, बड़े सारे जो है आपके शिप चलती हैं, सबमरीन चलती हैं, लड़ाकू आपके जो पोत वाहन होते हैं वो चलते हैं, पानी वाले बड़े बड़े जहाज जो चलते हैं, ये न्यूक्लियर एनर्जी से चलते हैं। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा फोकस कर देंगे सौर ऊर्जा की। सौर ऊर्जा से क्वेश्चन आपका पुटअप किया जाता है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, सौर ऊर्जा इम्पॉर्टेंट है। सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा इसी को बोलेंगे सोलर एनर्जी, एनर्जी, सोलर एनर्जी। सौर ऊर्जा की बात करेंगे तो सौर ऊर्जा क्या होता है? यह ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि यह ऊर्जा किससे मिलता है? सूर्य से मिलेगा। अब सूर्य की बात किया तो सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन, सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है और इस क्रिया के दौरान ही बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा
कि सूर्य जो आपसे कह सकता है कि सूर्य कैसे मिलकर बना है। सूर्य जो है 70% हाइड्रोजन, 70% हाइड्रोजन और 28% हीलियम तथा 2% भारी तत्वों से मिलकर बना है, मिलकर बना है। ये इम्पोर्टेंट पर्सन है। सूर्य जो है 70% हाइड्रोजन और 28% हीलियम तथा 2% भारी तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है। सूर्य से प्रति सेकेंड 3.26 × 10 के पावर 26 जूल ऊर्जा निकलती है। सोच लीजिए कितने बड़े अमाउंट में ऊर्जा वहाँ पे निकलती है सूर्य से। एक सेकेंड में 3.26 × 10⁻26 जूल ऊर्जा, इतनी अधिक मात्रा में एक सेकेंड में निकलता है। तो एक मिनट की बात कर लीजिए, एक मिनट नहीं, एक घंटे की बात कर लीजिए, कितना अधिक ऊर्जा जो है आपका सूर्य से निकलता होगा। नेक्स्ट ये है कि सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है, सूर्य से ऊर्जा जो निकलती है वो आपका चुंबकीय ऊर्जा, चुंबकीय तरंगों तथा आवेशित कणों के रूप में निकलती है, कणों के रूप में निकलती है। सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है वो चुंबकीय तरंगों। अब चुंबकीय तरंग क्या होता है ये आपको ध्यान देना है। चुंबकीय तरंग जो होती है अदृश्य तरंग होती है। अदृश्य तरंग कहाँ चलती है? ये निर्वात में चल सकती है। दृश्य तरंग कहाँ चलती है? ये माध्यम में चलती है। तो आवेशित जो कण होते हैं और चुंबकीय जो तरंग होते हैं, इन्हीं दो कंडीशनों में, यानी इन्हीं दो के रूपों में ये जो ऊर्जा होती है ये निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, अब यहाँ एक प्रश्न आपसे और भी पूछ सकता है, हालांकि ये आपका डिस्कशन इसके पहले भी हो चुका है, लेकिन जो है थोड़ा सा आप समझ लीजिए। आपसे पूछेगा पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश किन रूपों में पहुँचता है, किस रूप में पहुँचता है। तो ये आपका पॉइंट एक बनेगा यहाँ से कि पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में पहुँचता है। ये पॉइंट आपके यहाँ से बनते हैं। विद्युत प्रकाश, विद्युत चुंबकीय तरंग, यहाँ भी चुंबकीय तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग जब भी चलेगा वो आपका अदृश्य रूप में चलेगा। अब पृथ्वी पर की बात किया, पृथ्वी के अंदर की बात नहीं किया, ये ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी पर यानी आपकी अगर हम बात करें, इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि ये टॉपिक लगभग समाप्त है आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे जैसे ये सूर्य है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, ये आपका पृथ्वी है
तो पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी पर सूर्य से और पृथ्वी के बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को जो कवर करता है, यहाँ पे जो प्रकाश आ रहा है इसको जो कवर कर रहा है, ये आपका चलता है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। लेकिन पृथ्वी के अंदर जो आपका होता है वहाँ आपका माध्यम मिल जाता है, इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में नहीं चलता, बल्कि दृश्य प्रकाश के रूप में चलता है, कणों के रूप में चलता है। क्लियर है? ये आपका प्लांक का नियम पढ़ेंगे तो आपका समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपका ये जो प्रकाश आएगा ये दिखेगा ही नहीं। ये क्या होगा? ये नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसमें माध्यम तो है नहीं। ठीक है, जब माध्यम नहीं है तो दिखेगा नहीं, जब माध्यम नहीं है तो दिखेगा नहीं है, जब दिखेगा नहीं तो आपका इसीलिए कहा जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। अब विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में बहुत सारी जो है तरंगे आपकी चलती हैं। अल्ट्रासोनिक हो गई, पराबैंगनी हो गई, अश्वेत हो गए, चुंबकीय तरंगे हो गई, ये सारी की सारी जो हैं रेडियो तरंगे हो गई, ये सब के सब विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट यहाँ से हो गया। एक पॉइंट और भी हम आपको बता देते हैं। हमने आपको कहा, शुरू में ही कहा कि सूर्य जो है 70% हाइड्रोजन से, 28% हीलियम से और 2% भारी तत्वों से मिलकर बना हुआ है। यानी 70% भाग हाइड्रोजन का, सबसे बड़ा भाग हाइड्रोजन का है, उसके बाद हीलियम है। हीलियम कम है। ये कम क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन अक्सर हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है। अब यहाँ पे थोड़ा समझिए, हाइड्रोजन जो होता है, एक और टॉपिक हमने किया होगा, इसमें बनाया होगा कि सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की क्रिया क्या है ये देखिए। नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि दो हल्के नाभिक, दो हल्के नाभिक मतलब एक हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हल्का नाभिक है, हाइड्रोजन ये भी हल्का नाभिक है। ये दोनों मिल करके एक भारी नाभिक बनाते हैं। एक भारी नाभिक का मतलब हीलियम हो गया। ठीक है, हीलियम जब होता है तो ये आपका बनता है, ये आपका 1 है, ये भी 1 है, और ये आपका 1 1, एक हाइड्रोजन आपका इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ये दोनों मिल लिए आपका बना लिए क्या? H2, और इधर हो गया 4, यहाँ पे कर लीजिए 2, ये 2, अभी हो गया 4, 2 2 4 हो गया। अब यहाँ पर आपका एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि जब हीलियम आपका बनता है, हीलियम उसमें बड़े पैमाने पर, बड़े ज़्यादा आपका कहा जा सकता है कि बड़े ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, पैमाने पर एनर्जी निकलती है। ठीक है, इसमें आपके आवेशित कण भी, इलेक्ट्रॉन भी बनता है। तो यहाँ पे दो हल्के नाभिक आपका मिल करके एक भारी नाभिक बनाते हैं, इसमें ऊर्जा भी निकलती है। यानी जब भी हीलियम हाइड्रोजन मिल करके हीलियम बनाएगा, उसमें बहुत पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी और यही ऊर्जा डिस्ट्रीब्यूट होती है चारों तरफ, और ये ऊर्जा लगातार आपका चलता रहता है। क्यों? क्योंकि ये काम आपका हीलियम वाला जो काम है, यानी हाइड्रोजन वाला जो आपका दो हल्के नाभिक है, ये नहीं कि एक बार बना के छोड़ दी, ये लगातार बनाते रहते हैं और ये ऊर्जा लगातार निकलती रहती है, यही ऊर्जा आपका डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है। तो ये आपका नाभिकीय संलयन का प्रोसेस होता है। अब इसमें हमारा जो टॉपिक था, वर्क हमने पढ़ लिया, एनर्जी हमने पढ़ लिया। अब हमारा एक टॉपिक बचा पावर। चलिए पावर के बारे में जानते हैं। मेन आपका पावर है, शक्ति। पावर रहेगा तो भी ऊर्जा चलेगी, पावर रहेगा तो ही कार्य होगा। अब आपका पावर की हम बात करेंगे। कार्य, पावर मीन्स शक्ति। शक्ति की बात किया जाए, शक्ति क्या होता है? डिफिनेशन कहता है कि किसी वस्तु के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट पर आपका पॉइंट आया।
दर हटा दें, क्षमता कर दें तो ये हो गया ऊर्जा, दर लगा दिए तो ये हो गया शक्ति। ठीक है, यानी दर का मतलब ये हो गया, पावर का मतलब हो गया समय से। समझ में आ रहा है? दर जहां आ गया, अब यहां पे क्या होगा, पीक से रिप्रेजेंट किया जाता है, कार्य अपान समय होता है। शक्ति जो है समय से संबंधित होता है, ऊर्जा जो है समय से संबंधित नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका क्या होगा, टाइम बढ़ेगा तो पावर घटेगा। समझ में आ रहा है बात? भाई आपके पास ऊर्जा है 4 घंटे के लिए, आप उसको टाइम लगा रहे हैं 5 घंटा में, 5 घंटा वर्क कर रहे हैं, 5 घंटा लगा रहे हैं, तो शक्ति क्या होगी उस व्यक्ति की, बहुत कम हो जाएगी। यानी समय बढ़ेगा तो पावर घटेगा, समय कम होगा तो पावर बढ़ेगा। अब जैसे हमको ये पता है कि हमको दौड़ कर जाना है 2 किलोमीटर, हमको दौड़ कर 2 किलोमीटर, हमारे माइंड में ये सेट है कि हमको 2 किलोमीटर दौड़ना है और 2 किलोमीटर ही चलना है। ठीक है, जैसे ही दौड़ना आप स्टार्ट किए, 2 किलोमीटर आप कंप्लीट करने वाले हैं, तब तक कोई बोला कि नहीं 2 किलोमीटर और चलना है। ठीक है, तो अब जो 2 किलोमीटर के लिए जो पावर था, जो समय था, वो समय बढ़ करके और आपका बढ़ गया। अब आपका क्या होगा, पावर घटने लगेगा। जिस स्पीड से 2 किलोमीटर आपने कंप्लीट किया होगा, उस स्पीड से अब वो अगला 2 किलोमीटर नहीं तय कर पाएंगे। शक्ति, टाइम बढ़ गया, शक्ति घट गई। ठीक है, अब एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पे आपका बड़ा सारा कन्फ्यूजन होता है। हम कहते हैं कि पावर और ऊर्जा में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड पावर, शक्ति और ऊर्जा में क्या अंतर है, कैसे डिफाइन करेंगे। अब एक एग्जाम्पल देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज करिए 1000 ईंट हमने अपने 1000 ईंट क्या, एक ट्रॉली, यानी एक ट्रॉली में 2000 ईंट आती है, हम अपने घर के बाहर जो है ट्रॉली से गिरवा दिए, 2 मजदूर लगा दिए, कहा इसको आपको ढो करके छत के ऊपर रखना है। ठीक है, 2 मजदूर लगाए, यानी दोनों ने 1000 बांट लिया कि 1000 तुम जो है लेके चलो, 1000 मैं लेके चलूँगा। एक मजदूर जो है 10 घंटा लिया उसको ऊपर लेने में, पहुंचाने में, एक ने 5 घंटा में ही पहुंचा दिया। अंतर क्या हुआ, क्या शक्ति कम थी दोनों में से किसी एक के पास, या क्षमता कम थी? क्योंकि ऊर्जा जो है क्षमता पर निर्भर कर रहा है, शक्ति जो है दर पर निर्भर कर रहा है। एक ने समय लगाया, तो समय जब लगाएगा तो शक्ति घटेगी, शक्ति घटेगी। ठीक है, एक ने क्या किया, समय कम लगाया तो शक्ति बढ़ी, इसका मतलब क्षमता, उसका क्षमता तो दोनों की है कि भाई ईंट उठा के लेके चल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपका कंडीशन होता है। जैसे अब आप सर के ऊपर 50 किलो का बोरी लेकर के तुरंत रख दिए, और एक 50 किलो का बोरी जो है इस पर रखा हुआ है और 1 घंटे तक जो है लिए खड़ा हुआ है, तो क्या आपका इसमें आया, शक्ति दोनों के पास है। शक्ति नहीं रहता तो 50 किलो का वो वजन नहीं उठा पाता। शक्ति दोनों के पास सेम है, लेकिन क्षमता दोनों की अलग अलग है। क्लियर है? ऊर्जा अलग हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, लेकिन क्षमता एक हो सकती है। भाई 50 किलो का वजन आप भी उठा सकते हैं, हम भी उठा सकते हैं, ये शक्ति निर्भर कर रहा है। लेकिन क्षमता कि आप 50 किलो का वजन जो है कितने देर तक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, टीचिंग करा रहे हैं आप लोगों को, टीचिंग करा रहे हैं, हम टीचिंग जो है 2 घंटे करा सकते हैं, 4 घंटे करा सकते हैं, या 5 घंटे अगर लगातार करा सकते हैं। ठीक है, कोई 1 ही घंटा करा पाएगा, उससे अधिक नहीं करा पाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें दोनों लोगों की शक्ति सेम है, लेकिन क्षमता अलग अलग, ऊर्जा अलग अलग है। ठीक है, आइए अब बात करेंगे कार्य। कार्य का मात्रक होता है जूल। यहाँ पे पॉइंट कुछ बना दें। पॉइंट आपका बनेगा पहला, जो शक्ति का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होगा, जूल पर सेकेंड, या इसी को आप वाट कहते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये हो गया कि शक्ति
का बीमा क्या होगा, ml2t-3 होगा। ठीक है। अब आपसे एक प्रश्न पूछेगा, अगला पॉइंट, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पूछा गया है कई कंपटीशनों में। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, आपके सामने दिखा देते हैं। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, 1000 वाट होगा। 1 घंटा में 3600 सेकेंड होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 जीरो इधर है, 3 जीरो इधर है, यानी 36 × 10⁵ वाट सेकेंड। ठीक है। अब फिजिक्स का रूल ये कहता है कि पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक डिजिट होना चाहिए, यानी इन दोनों के बीच में एक डिजिट होगा। तो आप क्या करेंगे, 36 का भाग देंगे, 10 का भाग दे देंगे, 10 का गुणा करेंगे, 10⁵ वाट सेकेंड होगा। ये हो जाएगा 3.6 × 10⁶ वाट सेकेंड को ही आप क्या कहते हैं। अगर वाट, इसका वाट हो गया, इस सेकेंड हो गया, तो इसको आप जब इस मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्य का मात्रक जूल हो जाता है। ये हो गया जूल। ये आपका 1 किलोवाट घंटा में 3.6। देखिए, कंफ्यूज करने के लिए पेपर में आपका 36 × 10⁵ भी दिया रहेगा, ये भी सही है। लेकिन अगर 3.6 × 10⁶ जूल दिया है तो ये आप सही मारेंगे, ये वाला सही आप नहीं मारेंगे। क्लियर है। चलिए आगे कुछ और हम चलते हैं, आगे हम चलते हैं। एक हार्स पावर, हार्स पावर का मतलब होता है अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। ये पॉइंट बनते हैं शक्ति से। ठीक है। एक चीज़ और भी आपसे पूछता है, आपके घर में मीटर लगता है बिजली का, उस मीटर में बोलेगा कि 1 महीने का या 1 दिन का आप निकालिए अपने घर में कितनी यूनिट बिजली खपत हो रही है। तो उसके लिए एक फार्मूला है, 1 यूनिट बराबर कुल वाट गुणे कुल घंटे, कुल घंटे गुणे दिन आप कै दिन चला रहे हैं, और अपान होता है 1000। इस फार्मूले के आधार पर आप अपने घर की बिजली निकाल सकते हैं, बिजली का बिल निकाल सकते हैं कि आपके घर के अंदर कितनी यूनिट बिजली का खर्च हुआ। और 1 यूनिट का अगर रेट पता होगा तो उस यूनिट में आप मल्टीप्लाई करके अपने बिल को निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हमारा जो बिल है वो सही आ रहा है या फिर जो है ऐसे ही जो है हवा में चल रहा है। ठीक है। तो ये हो गया शक्ति। ठीक। यहीं से इतना ही आपके प्रश्न वर्क, एनर्जी एंड पावर से पूछे जाएंगे। फार्मूलों का डिस्कशन हमने किया इसलिए कि उस पर न्यूमेरिकल आपका पूछा जाता है। न्यूमेरिकल अगर दे दिया तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिए। अगर पॉइंट इससे आपका कहीं से दे रहा है तो पॉइंट आप जो है इससे सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट इससे नोट कर सकते हैं। लर्न आपका रहना चाहिए। ठीक है। उम्मीद है कि वर्क, एनर्जी एंड पावर से संबंधित कोई भी दिक्कत अब नहीं आई होगी। अगर कोई समस्या होगी इससे भी अगर, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है। ठीक है। फिर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का।